स्वागत है दोस्तों। 4 दिन जारी रही भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र मुठभेड़ों के बाद अमेरिका की मध्यस्थता से परसों शनिवार शाम युद्ध विराम हो गया है। युद्ध विराम से ठीक पहले आईएमएफ ने पाकिस्तान का $1 बिलियन का वो कर्ज मंजूर कर लिया जो काफी समय से लटका हुआ था। दरअसल ये ट्रंप के सहयोग और दखल के बिना कतई संभव नहीं था। युद्ध विराम के तुरंत बाद ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाया जाए। इसे ट्रंप की तरफ से युद्ध विराम के लिए दोनों पक्षों को रिश्वत के तौर पर देखा जा। ये मध्यस्थता ट्रंप ने दक्षिण एशिया में चीन के मुकाबले अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से की है। युद्ध विराम के लिए अमेरिकी मध्यस्थता का खुलासा सबसे पहले खुद ट्रंप के ट्वीट और फिर पाकिस्तानी नेताओं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बयानों से हुआ। भारत सरकार ने अपने बयान में ट्रंप की इस निर्णायक भूमिका को पूरी तरह गायब रखा। दरअसल मोदी सरकार अब तक दावा करती रही है कि भारत पाक के मसले में वह किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगी। अब अमेरिकी निर्देश पर युद्ध रोकने को लेकर मोदी सरकार की उसी के समर्थकों में भारी किरकिरी हो रही है। मोदी सरकार को उम्मीद थी कि पाकिस्तान के चीन के करीब चले जाने से अमेरिका भारत को सीधे सहयोग और मदद देगा, मगर अमेरिका की कूटनीति ने मोदी सरकार के अनुमानों और उम्मीदों दोनों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। अमेरिका ने कुटिल तरीके से इस युद्ध में भारत और पाकिस्तान दोनों से बराबर दूरी बनाए रखी। 4 दिन चले इस युद्ध में दर्जनों लोग मारे गए और संपत्ति का भी काफी नुकसान हुआ। युद्ध विराम के बावजूद बम धमाके जारी रहे, जिसके लिए दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। 4 दिन चले इस युद्ध के दौरान अंधराष्ट्रवादी उन्माद भी जारी रहा और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाओं की नपुंसकता एक बार फिर पहले से ज्यादा उजागर हो गई। दक्षिण एशिया में नाभिकीय शस्त्रास्त्रों से लैस भारत और पाकिस्तान के दो प्रमुख राज्य लंबे समय के बाद एक बार फिर सशस्त्र मुठभेड़ में आमने सामने आ खड़े हुए थे। इसराइली हैरोप ड्रोन्स का इस्तेमाल करके भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान में 9 जगहों पर हमला किया, जिसमें 2 बच्चों सहित 31 लोग मारे गए। शनिवार को पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला किया और कई लोगों को मार डाला। 125 लड़ाकू जेट्स ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। भारत का हमला उसके नियंत्रण वाले कश्मीर के पहलगाम में 26 टूरिस्टों की हत्या के जवाब में था, जिसके पीछे उसे पाकिस्तान का हाथ होने का शक था। 2008 के मुंबई हमले के बाद यह सबसे घातक हमला था। इस हमले में अपना हाथ होने के भारत के आरोप का खंडन करते हुए पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की थी, मगर भारत सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच शत्रुतापूर्ण बयानबाजी शुरू हो गई थी। मार्च में पाकिस्तान के पेशावर में ट्रेन पर हमला हुआ था, जिसमें सैकड़ों सैनिक और नागरिक मारे गए थे। पाकिस्तान ने बलोच उग्रवादियों को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया था और उन्हें शह देने का आरोप भारत पर लगाया था। भारत सरकार ने इसका खंडन नहीं किया था। भारत को इसलिए शक था कि पहलगाम हत्याकांड में पाकिस्तान ने पेशावर कांड का बदला लिया। 1947 से ही दोनों देशों के बीच तनावों और मुठभेड़ों की खाई बनी रही है, जो 70 के दशक से छोटी बड़ी सशस्त्र मुठभेड़ों में बदलती चली गई है। दोनों देशों ने रॉ और आईएसआई जैसी खुफिया संस्थाओं और अपने अपने सैनिक नेटवर्कों के जरिए एक दूसरे को अस्थिर और आतंकित करना जारी रखा है। दोनों देशों के बीच ये शत्रुता 1947 के भारतीय उपमहाद्वीप के दुर्भाग्यपूर्ण धार्मिक सांप्रदायिक विभाजन में धसी हुई है। यह विभाजन मानव इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी है, जिसमें 20 लाख लोग मारे गए थे और 2 करोड़ से ज्यादा लोग हिंसा, अंगभंग, लूट, आगजनी और बलात्कारों का शिकार हुए थे। विभाजन के इन घावों को दोनों देशों के शासक एलिट ने बारंबार नमक छिड़ककर ताजा बनाए रखा है और इनसे रिश्ते लहू से एक पागलपन को पैदा करके निरंतर अपनी सत्ता को सींचा है। इस पागलपन के सांप्रदायिक और राष्ट्रवादी दोनों पहलू हैं।
विगत 4 दिनों में दोनों देशों में कॉरपोरेट मीडिया के जहरीले अंधराष्ट्रवादी दुष्प्रचार ने इस पागलपन को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। भारत में भगवा राष्ट्रवाद इस पागलपन का मुख्य स्वर था, तो पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथी इसकी अगली कतार में खड़े थे। भारत ने 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हासिल सिंधु नदी जल संधि को स्थगित किया, तो सिंध और पंजाब के किसानों के तीखे प्रतिरोध की चपेट में आई इस्लामाबाद और पंजाब की सरकारों को इस प्रतिरोध से बच निकलने का बहाना मिल गया और उन्होंने राहत की सांस ली। और इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों देशों की सरकारों ने मिलकर इस पूरे कांड को पहलगाम से सशस्त्र मुठभेड़ों तक अंजाम दिया हो सकता है। दरअसल 16 अप्रैल से जारी इस किसान आंदोलन ने पाकिस्तान के पंजाब सिंध राजमार्ग को बंद करके पूरे देश में जरूरी चीजों का अकाल पैदा कर दिया था। सिंध और पंजाब के किसान सिंधु नदी के पानी को 6 नहरें निकालकर चोलिस्तान के रेगिस्तान में शुरू किए जा रहे कॉरपोरेट फार्मिंग प्रोजेक्ट की तरफ मोड़ने का विरोध कर रहे। इस प्रोजेक्ट पर पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसरों का नियंत्रण है और यह पंजाब और सिंध के पहले से सूखे क्षेत्रों को रेगिस्तान में बदल देने वाला था। इस युद्ध से मोदी सरकार ने भी भरपूर फसल काटी। 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार के आगामी चुनाव में अंधराष्ट्रवादी हिंदू वोट बैंक को रिझाने के मकसद से छेड़े गए इस युद्ध के हवाले से मोदी सरकार ने बिहार में बाकायदा चुनावी प्रचार शुरू भी कर दिया है। मोदी और संघ परिवार युद्ध में शिकार हुए लोगों के नाम पर वोट के लिए बिहार में अपील कर रहे हैं और इसके लिए बड़े बड़े होर्डिंग वहां लगा दिए गए हैं। मोदी के दोस्त मुकेश अंबानी ने फिल्म बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का पेटेंट अप्लाई किया है। मोदी और संघ के तमाम दावों के उलट युद्ध का अप्रत्याशित और शर्मनाक अंत चुनाव में उल्टे परिणाम भी दे सकता है और इसे लेकर मोदी और आरएसएस दोनों आशंकित हैं। दशकों से कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता का केंद्रीय मुद्दा रहा है। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के सांप्रदायिक विभाजन के साथ कश्मीर को भी दो फाड़ कर दिया गया था। कश्मीर का एक हिस्सा घोषित मुस्लिम पाकिस्तान तो दूसरा अघोषित हिंदू भारत के नियंत्रण में गया, जिस तरह से पंजाब और बांग्लादेश का विभाजन। भारत और पाकिस्तान दोनों के शासक तभी से पूरे कश्मीर पर अपना दावा करते आ रहे हैं। भारत के नियंत्रण वाला कश्मीर भगवा होते जा रहे भारत में अकेला मुस्लिम बहुल राज्य है। पिछले 8 दशकों में नई दिल्ली ने अपने कब्जे वाले कश्मीर पर सैनिक दमन और कश्मीरी मुस्लिमों का सफाया जारी रखते हुए बाकी भारत में अपने लिए एक मुस्लिम विरोधी हिंदू वोट बैंक तैयार किया है। 1989 में कश्मीर में बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली और धक्केशाही के खिलाफ वहां नीचे से जन विद्रोह शुरू हुआ था। नई दिल्ली ने इस विद्रोह का जवाब सेंसरशिप को कड़ा करके और हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, हत्याओं और यातनाओं के जरिए दिया था। भारत के नियंत्रण वाला कश्मीर आज दुनिया के सबसे सैन्यीकृत क्षेत्रों में से एक बन चुका है। 2019 में मोदी सरकार ने कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाले आर्टिकल 370 को संविधान से हटा दिया था और जम्मू कश्मीर राज्य को 3 संघ शासित प्रदेशों में बांट दिया। इसका उद्देश्य कश्मीर को जबरन भारतीय संघ में मिलाना था। कश्मीर के विलय पत्र का उल्लंघन करते हुए जो कश्मीर के विशेष दर्जे को सुरक्षित करता है, मोदी सरकार ने कश्मीर पर मिलिट्री लॉकडाउन लाद दिया था। इस क्रूर दमन के बीच भारत के भगवा दक्षिणपंथियों ने इस अवसर को शांति और स्थिरता के उत्सव के रूप में मनाया। पहलगाम को लेकर जिस तरह की तीखी प्रतिक्रिया भारत में सामने आई है, उसका कारण यही है कि इस नरसंहार ने शांति और स्थिरता के उस मिथक की, उस झूठे दावे की धज्जियां उड़ा दी हैं जिसे मोदी सरकार और उसके गोदी मीडिया ने जोर शोर से प्रचारित करना जारी रखा है। भारत और पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इलाकों में बटा कश्मीर दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण है।
और दोनों के बीच हिंसा और मारकाट का परिणाम सबसे ज्यादा कश्मीरी जनता को ही भुगतना पड़ा है। इस युद्ध में भी सीमा के दोनों तरफ की कश्मीरी जनता ही दोनों देशों के हमले का मुख्य निशाना और शिकार बनी है। संयुक्त राष्ट्र के संकल्प संख्या 47 को, जो कश्मीर में जनमत संग्रह का प्रावधान करता है, नई दिल्ली ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। 80 के दशक से हिंदुत्व के उत्तरोत्तर उभार ने भारत में फर्जी सेक्युलर दावों की धज्जी उड़ा दी है। खुली हिंसा और मारकाट के सहारे हिंदू अतिवादी संगठनों ने भारत में 47 के बाद एक मुस्लिम विरोधी उग्र वोट बैंक तैयार किया है। इसे शासक एलीट की प्रतिक्रांति कहा जा सकता है। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने इस मुस्लिम विरोधी उन्माद को सीधे राजनीतिक उद्देश्यों से जोड़ते हुए उग्र दक्षिणपंथी चुनावी रणनीति के लिए एक पुख्ता आधार तैयार किया था। ये राजनीतिक उन्माद दरअसल आर्थिक क्षेत्र में जारी उस उदारवादी हमले का भारत के राजनीतिक पटल पर प्रक्षेपण ही था, जो पश्चिमी पूंजी और भारत के पूंजीपतियों के बीच प्रगाढ़ होते जा रहे रिश्तों पर टिका था। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी इन संबंधों की खुली नुमाइश थी। आर्थिक जीवन में जारी इन बदलावों के साथ विदेश नीति में बड़े बदलाव अनिवार्य थे। 1955 में गुटनिरपेक्ष देशों के बांडुंग सम्मेलन का आयोजन करने वाला भारत, जिसकी कभी अमेरिका के खिलाफ सोवियत संघ से घनिष्ठता जगजाहिर थी, आज अमेरिका इस्राइल के साम्राज्यवादी नेटवर्क की पूंछ थाम रहा है। कभी इस्राइली जातियों के खिलाफ फिलिस्तीन के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का समर्थन करने वाला भारत आज न सिर्फ गजा में इस्राइल के अमानवीय अत्याचारों में साझीदार है, बल्कि खुद इस्राइल से जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस खरीद रहा है, कैदियों को यातनाएं देने की तकनीकें सीख रहा है और अपने पड़ोसी देश के खिलाफ इस्राइली ड्रोनों का इस्तेमाल कर रहा है। 90 के दशक से ही भारत के शासक एलीट ने अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हैं। अमेरिका के नेतृत्व में आतंक के खिलाफ युद्ध की विशैली और खूनी मुहिम की भारत ने कश्मीर में बाकायदा नकल की है। चीन के उभार ने अमेरिका को एशिया में रणनीतिक सहयोगियों की तलाश के लिए बाध्य किया है, मजबूर किया है। भारत के शासकों ने इसके लिए अपनी सेवाएं ऑफर की हैं। 2025 की शुरुआत में ट्रंप और मोदी ने एक नई 10 वर्षीय सहयोग संधि 21वीं सदी में भारत अमेरिका प्रमुख रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए थे। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि यह बढ़ता हुआ सैनिक सहयोग भारत और अमेरिका के रणनीतिक हितों के बीच गहन होती एकरूपता का परिणाम है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि चीन से निपटने की अमेरिकी रणनीति के साथ भारत का गठजोड़, यानी अमेरिका द्वारा चीन के खिलाफ भारत का एक क्षेत्रीय अड्डे के तौर पर इस्तेमाल। इस बदलाव का सबसे प्रमुख प्रभाव है भारत और इस्राइल के बीच बढ़ता सहयोग। इसमें सैनिक सहयोग के अलावा चीन के बेल्ट एंड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के मुकाबले भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर बनाने की योजना शामिल है और वो इसके केंद्रक में है। उधर पाकिस्तान ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी भौगोलिक रणनीतिक अवस्थिति का लाभ उठाते हुए अमेरिका से निरंतर प्रीमियम की वसूली की है। उसने 1954 में दक्षिण एशियाई संधि संगठन SATO और 1955 में केंद्रीय संधि संगठन CTO में अमेरिका के साथ साझेदारी की थी। इन दोनों ही संधियों का उद्देश्य दक्षिण एशिया में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना और उसके खिलाफ संघर्ष करना था। पाकिस्तान इन संधियों में फ्रंटलाइन पार्टनर था और चौकीदार की भूमिका अदा कर रहा था। अफगानिस्तान पर प्रतिक्रियावादी सोवियत दखल और कब्जे के खिलाफ मुजाहिदीन का सैनिक प्रशिक्षण और शस्त्रीकरण पाकिस्तान के सहयोग के बिना कतई असंभव था। 47 के बाद से ही पाकिस्तान के शासकों ने भारत को स्थायी शत्रु घोषित किए रखा है और इस बहाने जमकर सैन्यवाद को
प्रोत्साहित और प्रमोट किया है। पाकिस्तान में लेफ्ट राइट सारे विपक्ष को सत्ता पक्ष की पार्टियों ने बारंबार भारतीय एजेंट कहकर लांछित करना जारी रखा है। दोस्तों, शीत युद्ध के दौरान 1971 से 77 के बीच जुल्फिकार भुट्टो की सरकार ने अमेरिकी वर्चस्व को पाकिस्तान में चुनौती देने की कोशिश की थी। अमेरिका ने 1977 में एक सैनिक तख्तापलट के जरिए भुट्टो शासन को उखाड़ फेंका था और जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी थी। जनरल जियाउल हक के सैनिक शासन ने ट्रेड यूनियनों और सभी वामपंथी संगठनों का दमन कर दिया था, उनका सफाया कर दिया। पाकिस्तान में बलोच और पख्तून राष्ट्रीयताओं का दमन किसी भी अर्थ में भारत में कश्मीरी राष्ट्रीयता के दमन से कम नहीं है। ये राष्ट्रीयताएं इस्लामाबाद के क्रूर और दमनकारी शासन को चुनौती दे रही हैं। रूस चीन विग्रह और फिर 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद पाकिस्तान ने चीन के साथ नजदीकी बढ़ाई। चीन के साथ पाकिस्तान की ये दोस्ती अमेरिका के साथ उसके संबंधों के कभी आड़े नहीं है। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के चीन दौरे के वक्त से ही माओवादी चीन सोवियत शिविर के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले वैश्विक शिविर का हिस्सा बन चुका। माओ के नेतृत्व वाला चीन अमेरिका से गठजोड़ करके सोवियत संघ को दुनिया की जनता का नंबर 1 दुश्मन बता रहा था। माओ ने तीन दुनिया का फर्जी सिद्धांत अमेरिकी साम्राज्यवाद की सेवा के लिए ही गढ़ा था, इजाद किया। बाद में देंग शाओपिंग के नेतृत्व में चीन की अर्थव्यवस्था को विश्व पूंजी के लिए खोलने के बाद कोई समस्या ही नहीं रह गई। 2015 में पाकिस्तान चीन के बड़े प्रोजेक्ट CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ा और साथ ही साथ वह इस इलाके में नाटो सैनिक सप्लाई का भी प्रमुख मार्ग बना रहा। मगर पाकिस्तान की रणनीति ज्यादा समय नहीं चल पाई। अमेरिका चीन के बीच बढ़ती खाई ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि वे चीन के साथ सहयोग से पीछे हटे, CPEC को छोड़े और पश्चिम से सहयोग करे। इस दबाव में पाकिस्तान का पूरा सत्ता प्रतिष्ठान अमेरिका और चीन के नेतृत्व वाले दो विरोधी शिविरों में बढ़ता चला गया, आज भी बढ़ रहा है। इस युद्ध में जहां भारत ने फ्रेंच राफेल इस्तेमाल किए, वहीं पाकिस्तान ने चीनी J-10 फाइटर जेट इस्तेमाल किए। चीनी मिसाइलों द्वारा 2 राफेल जेट गिरा दिए जाने की खबर ने दुनिया भर के रक्षा और आयुध सेक्टर में खलबली मचा दी। चीन को इसका बड़ा लाभ मिला। अब तक राफेल जेट्स को अजेय समझा जा रहा था। एशिया प्रशांत क्षेत्र में फैलते अमेरिकी सैनिक अड्डे चीन पर बड़ा दबाव बना रहे हैं। उधर चीन पाकिस्तान पर सैन्यीकरण के लिए जोर दे रहा है। महाशक्तियों के बीच इस संघर्ष से समूचे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया। राष्ट्रीय पूंजीवादी आधार पर पाकिस्तान के विकास की कोई गुंजाइश अब शेष नहीं रह गई थी। महाशक्तियों को अपनी भौगोलिक राजनीतिक अवस्थिति और सैनिक सेवाएं बेचने के अलावा पाकिस्तान के पास दूसरा कोई चारा शेष नहीं है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अशांति का दूसरा बड़ा कारण भारत में भगवा युद्ध उन्माद है, जिसे सत्ताधारी मोदी सरकार ने बड़ी आतुरता से तैयार किया है और लगातार मोदी सरकार उसे हवा दे रही। दुनिया भर में अपने ढहते गिरते साम्राज्य को बचाए रखने के लिए अमेरिका इस क्षेत्र को अस्थिर करने में इंटरेस्टेड है। विगत के विवादों को कुरेदते हुए उन्हें हथियार बनाकर अमेरिका इस क्षेत्र में युद्ध, आतंक और दूसरे उत्पातों को शह दे रहा है। इस सब के मद्देनजर यह कहा जा सकता है कि युद्ध विराम लागू तो हो गया है, लेकिन यह बहुत ही अस्थायी और अस्थिर रहेगा। स्थायित्व और शांति के हित में दक्षिण एशिया और दुनिया भर में अमेरिकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध वर्किंग क्लास की अंतर्राष्ट्रीय लामबंदी जरूरी है।
दोनों देशों की वर्किंग क्लास के लिए ये जरूरी है कि वे अपने अपने देशों में फैलाए जा रहे घृणित युद्ध उन्माद का डटकर विरोध करें और इस युद्ध उन्माद के खिलाफ संघर्ष को पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष से जोड़े। भारतीय उपमहाद्वीप पर 40% लोग गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे हैं। ये जरूरी है कि यहां उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लक्ष्य हासिल करने पर हो, गरीबी मिटाने पर हो, ना कि इस बेहुदा सैन्यीकरण पर। नीचे से क्रांति के जरिए समाजवादी आधार पर दक्षिण एशिया का पुनर्गठन ही इस सपने को मूर्त रूप दे सकता है। सर्वहारा और युवाओं के अग्रणी हिस्सों को इस चुनौती को स्वीकार करते हुए डब्ल्यूएसपी के गिर्द संगठित होना चाहिए और समाजवादी क्रांति के इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए एकजुट होना चाहिए। इस अपील के साथ आज के इस प्रसारण को खत्म करने की आपसे अनुमति चाहता हूं दोस्तों। मिलते रहेंगे, इन एक्सपोजर्स को जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद साथ रहने के लिए।